इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 8 यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें इंडियन टच भी होगा, यानी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आई होप 30-35 मिनट का लगभग होगा। इसमें मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, लगभग 5 क्वेश्चंस। उन सब का आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो इस चैप्टर में पहले हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स क्या क्या हैं, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन किन किन चीज़ों पर बेस्ड होता है, क्या वो फैक्टर्स है जिस पे इंडस्ट्री को सेटल किया जाता है या स्टेब्लिश किया जाता है। फिर इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे मेजर इंडस्ट्रीज़ भारत में कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे आगे और हम लोग जानेंगे कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फिर हम लोग स्टील प्लांट्स के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग और जानेंगे अलग अलग जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में। फिर शुगर इंडस्ट्रीज़ का जो लोकेशन है उसके बारे में जानेंगे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या था। फिर इंडस्ट्रियल रीजन्स इंडिया में कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको हुगली रीजन देखने को मिलेगा, मुंबई पुणे रीजन देखने को मिलेगा, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन देखने को मिलेगा, गुजरात रीजन के बारे में जानेंगे, छोटा नागपुर रीजन के बारे में जानेंगे और भी जो मेजर रीजन्स हैं भारत में उसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। तो इंडस्ट्रीज़ कोई एक ऐसा स्टैब्लिशमेंट, ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि रॉ मटेरियल्स आता है और वो फिनिश प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। ये तो हो गया एक डेफिनेशन। अब आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे कि खेत से अगर गेहूँ निकला तो गेहूँ निकल के बस वो प्राइमरी प्रोडक्ट में भी वहाँ पे रखा हुआ है। एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे गेहूँ मिल में जाएगा और मिल करके आटा बन जाएगा। आटा को वो पैकेट में पैक करके मार्केट में बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो था जहाँ पे गेहूं से आटा बना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोसेस होता है वो वही होता है। मतलब वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में चेंज कर देता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन या उसको अलग अलग तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले ओनरशिप के हिसाब से, यानी कि उसको उसका ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है। क्या वो गवर्नमेंट उसका मालिक है, यानी क्या वो पब्लिक सेक्टर का है, या कोई एक इंडिविजुअल उसका मालिक है यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर का है, जैसे कि रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, या पब्लिक सेक्टर का है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, या जॉइंट है यानी कि वो पब्लिक सेक्टर का भी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उसमें कुछ शेयर्स है और वो प्राइवेट सेक्टर का भी है यानी कि वो अंबानी या फिर एयरटेल या फिर रिलायंस या फिर किसी और भी इंसान का उसमें शेयर है, ठीक है। तो इस प्रकार ओनरशिप के हिसाब से। फिर हम लोग देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स है, यानी कि जो प्रोडक्ट जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे, जैसे कि बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज़, जो अभी हम लोग यहाँ पर गेहूँ और आटा का जो एग्जाम्पल था वो बेसिक गुड्स हो गया। जैसे कॉटन और कपड़ा का एग्जाम्पल वो बेसिक गुड हो गया। फिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़, या फिर जैसे बल्क में जब कैपिटल जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो इंडस्ट्री है वो बीच का चीज़ बनाएगा, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी कि जो कंज्यूमर के लिए, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चावल वाला गेहूँ वाला, तो वो भी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ कर रहा है, क्या वो एग्रीकल्चर से यूज़ कर रहा है, क्या वो खेती बाड़ी का, या वो फॉरेस्ट का, यानी कि जैसे कि लकड़ी को हम लोग टेबल बना दिए, या क्या वो मिनरल बेस्ड, जैसे कि कोयला को हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। क्या वो इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी कि क्या हम लोग इंटरमीडिएट वाला जो बात की अभी इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज़, तो ऐसा है कि वो इंडस्ट्री से पहले ही निकल चुका है और उसके बाद वो इंडस्ट्री में उसको रॉ मटेरियल बनाएंगे, फिर वो दूसरे इंडस्ट्री उसको यूज़ करेगी, ठीक है। अब दूसरा आता है कि इंडस्ट्रीज़ का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो मतलब निकल गया प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसका नेचर क्या है। क्या वो मेटलर्जिकल है, यानी क्या वो मेटल से रिलेटेड है, क्या वो मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ कर रहा है, क्या वो केमिकल और एलाइड इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, क्या वो कपड़ा का यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का है, क्या वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का है, क्या उससे खाना का चीज़ निकल रहा है, क्या ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, क्या वो उससे इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें यूज़ हो रही है, या वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ है। तो इस प्रकार से हम लोग इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं। अब फिर हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को बसाना, जैसे कि इंडस्ट्री को एक तरह से जब लगाया जाता है तो उसमें बहुत चीज़ें उसको देखना पड़ता है। एक इंडस्ट्रीज़
बहुत बड़े एरिया में लगता है, कोई भी इंडस्ट्री बहुत बड़ा एरिया में लगता है, वहाँ पे काफ़ी लोग काम करते हैं और उसके लिए कुछ कुछ मेन चीज़ें चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब कि कच्चा माल चाहिए, उसको पावर चाहिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमेशा, एक तरह से 24/7, उसको मार्केट चाहिए जहाँ पे वो अपना सामान बेच सके, उसको कैपिटल चाहिए यानी कि उसके लिए पैसा आपके पास होना चाहिए, तब ना आप इंडस्ट्री लगाओगे, तब ना आप अपने लेबर्स को खर्चा दोगे, उसका मेहनत दोगे, उसको सैलरी दोगे। फिर ट्रांसपोर्ट एंड लेबर, उसके लिए जब वो फिनिश प्रोडक्ट निकाल देगा तो वो मार्केट में कैसे ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट से, लेबर से। तो इन सब चीज़ों का मेन ध्यान रखा जाता है। अब एक एक करके अगर बात करें तो जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल्स तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब देखो दो तरह का रॉ मटेरियल होता है। एक मटेरियल होता है जो कि वेट लूजिंग है, यानी कि उसका जो वेट है वो जब वो मतलब जैसे गन्ना अगर इतना बड़ा है तो वो निकल के तो एक गिलास बस उसका जूस निकलेगा, ठीक है, या चीनी उसका मान लेते हैं 1 किलो निकलेगा, आधा किलो निकलेगा, तो इसको बोलते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़ का जब बात आता है तो जो इंडस्ट्री होता है वो उसी जगह पे रहता है, जैसे कि शुगर मिल्स जो है वो जहाँ पे शुगर केन होता है ना, वहीं पर वो मेनली बेस्ड रहता है, मतलब 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी में, ताकि उसको ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना सके, क्योंकि शुगर केन से तो कम ही निकलना है शुगर, और अगर बहुत दूर दूर में रहेगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग पड़ेगा। तो इसलिए वेट लूजिंग में जो इंडस्ट्रीज़ है वो बदल जाता है, जैसे कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, वो सब भी क्या है, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल से, यानी कि कोयला अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी उससे कम ही निकलना है, और अगर बहुत दूर में इंडस्ट्री रहेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट फीस अलग पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से, हालांकि जो वेट लूजिंग नहीं है, जैसे कि आपका सिलिकॉन इंडस्ट्रीज़, वो तो दूर दूर में भी रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिलिकॉन में क्या होता है ना, छोटा छोटा चिप्स रहता है और उससे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो बस अपना कार वार में लगाएगा, अपना उसका काम हो जाएगा, तो वो बहुत दूर में भी रहेगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वेट लूजिंग में रॉ मटेरियल्स के बगल में इंडस्ट्री रहेगा, और जो वेट गेनिंग है या जो वेट न्यूट्रल है वो दूर दूर में रहेगा, ठीक है। फिर आता है पावर, मतलब कि मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जब रहेगा तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो बेस्ड रहेगा मेनली, ठीक है। खास करके जो एल्यूमिनियम और जो आपका सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये सब पावर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे मिलता है ना, सॉरी, जहाँ पे हाई ह्यूज क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, वहीं पर ये सब इंडस्ट्रीज़ बेस्ड रहता है। क्यों? क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर आता है मार्केट। मार्केट कितना दूरी पे है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जो जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी तो कैलकुलेट करना होगा। अगर इंडस्ट्री यहाँ पे है और 5 किलोमीटर में अगर मार्केट है तो बहुत अच्छी बात है, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच गया। लेकिन अगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में है और आपका मार्केट जो है वो अमेरिका में है तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से उसका जो गुड्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो मार्केट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जो अभी हम लोग बात करते आ रहे थे ट्रांसपोर्ट के बारे में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्या शिप्स वहाँ पे आती है या नहीं, क्या ट्रक्स वहाँ पे आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ रहेगा, और अगर वहाँ पे रोड ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे सामान जाएगा कैसे, तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगा। फिर लेबर, यानी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं, अगर काम करने का मजदूर नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगा। हालांकि भारत में तो इसका कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि भारत में काफ़ी बेरोजगार है और काफ़ी यहाँ का जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर हिस्टोरिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहाँ पे जो एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि ब्रिटिश टाइम से ही सूरत में, वडोदरा में, कोयम्बतूर, मैसूर में, ये सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ था। अभी भी वहाँ पे लोग पसंद करते हैं इंडस्ट्री लगाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबिलिटी था, वहाँ पे मार्केट था, वहाँ पे पावर मिलता था उन लोगों को, ट्रांसपोर्ट था। तो इसलिए जैसे अभी आपका जमशेदपुर में 1900 में ही चले आ रहा है, तो जमशेदपुर में अभी टाटा स्टील्स जो है, स्टील का इंडस्ट्री फिर से बैठ सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे ओर है, वहाँ पे माइनिंग हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दूर से आपको पानी मिल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट का अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी फेवरेबल रहेगा, यानी कि अगर वो इंडस्ट्रीज़ के लिए रहेगा तो अच्छी बात है। और अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री को फेवर नहीं करना चाहेगी, बोलेगी कि नहीं हम इंडस्ट्री यहाँ पे आपको नहीं लगाने देंगे, तो इंडस्ट्रीज़ तो वहाँ पे आएगा ही नहीं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहले बोला जाता था ना कि लाइसेंस राज हटने के बाद देखो इंडिया कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली। अब हम लोग बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, भारत में जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में। तो एक तरह से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट तो आता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बेसिक इंडस्ट्री है। मतलब कि ये अगर ये नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में हो ही नहीं सकता। स्टील का देखो कितना ज़्यादा यूजेज होता है ना। अगर घर बनेगा तो उसमें स्टील, ब्रिज बनेगा तो उसमें स्टील, कार बनेगा तो उसमें स्टील, ट्रेन बनेगा तो उसमें स्टील। तो इसलिए इकोनॉमी को चलाने के लिए आयरन और स्टील काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें माना जाता है। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या क्या? आयरन ओर, कोकिंग कोल, आयरन और स्टील में लाइमस्टोन फिर चाहिए, डोलोमाइट चाहिए, मैग्नीज चाहिए और फायर क्ले चाहिए, जहाँ पे उस भट्टी में वो गर्म होगा। ठीक है, सोना जिसको बोलता है ना, लोहा पिघलेगा, तो वही कहानी है। भारत में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो मेनली रॉ मटेरियल्स के बगल में ही बेस्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो जमशेदपुर वाला एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न उड़ीसा, झारखंड और वेस्टर्न बंगाल में जो है वो एक रीजन है जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो सब बेस्ड है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला तो जो वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है टिस्को, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है, स्टील कॉरपोरेशन, जो कि मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के पास बेस्ड है। कोलकाता इस एरिया में है, मुंबई इस एरिया में है। यहाँ से जो रेलवे लाइन जाता है उसमें बेस्ड है। यहाँ पे जो सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर है, यहाँ से इसको पानी का मिल जाता है। पानी मिल जाता है तो वहाँ से वो पावर भी ले सकता है हाइड्रो प्रोजेक्ट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोवामुंडी और बादाम पहाड़ में इसको आयरन ओर मिल जाता है। जोधा माइंस जो कि उड़ीसा में, यहाँ से इसके लिए कोयला मिल जाता है। और झरिया और वेस्ट बोकारो कोल फील्ड से इसको कुकिंग कोल मिल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये था अपना, यहाँ पे जमशेदपुर में बेस्ड है इंडस्ट्री अपना इस एरिया में। ठीक है, यहाँ से मिल जाता है आयरन और यहाँ से मिल जाता है झरिया बोकारो से मिल जाता है इसको कुकिंग कोल। इस रीजन से जाती है सुवर्ण रेखा, यहाँ से पानी मिल जाता है। यहाँ पे है कोलकाता, यहाँ पे है मुंबई, यहाँ का जो रेलवे लाइन है इसमें ये बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ से पोर्ट से ये बाहर कर देगा। और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा आयरन और स्टील का डिमांड है तो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें हम लोग इसको का, तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि कुल्टी में मतलब हीरापुर में बेस्ड था और फिर कुल्टी में उसको लगाया गया। ये स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल था, जिसको IISCO यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ मिल करके बर्नपुर में लगाया गया। ये जो प्लांट्स था इनको दामोदर वैली कोल फील्ड के एकदम करीब में सेटअप किया गया। रानीगंज, झरिया और रामगढ़ में, 3 था तो 3 जगह। फिर आयरन ओर जो है इसको वो सिंहभूम से मिलता है जो कि झारखंड में है। वाटर इसको मिल जाता है बराकर रिवर से, जो कि दामोदर का एक ट्रिब्यूटरी है। और जो प्लांट्स है वो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन पर बेस्ड है। ठीक है, हालांकि जो स्टील प्रोडक्शन है इसको से मतलब कि IISCO से वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहा है। ठीक है, फिर आता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। ये कहाँ पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है आपका, जो कि पहले जिसको बुलाया जाता था मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क, ये आपका बेस्ड है केमानगुंडी में, जो कि बाबूदन हिल्स में बेस्ड है। यहाँ पर कोयला ही नहीं है, इस रीजन में कोयला ही नहीं है। लेकिन पहले कोयला का कैसे इस्तेमाल किया जाता था कि जो फॉसिल फ्यूल्स था, मतलब कि जो लकड़ी था, उसको जला के कोयला का एक तरह से सब्स्टिट्यूट बना दिया जाता था। भद्रावती रिवर से इसको पानी मिलता था। ठीक है, जोग फॉल्स था वहाँ पे, भद्रावती रिवर्स था। और ये जो प्लांट था इससे स्टील और उसका एलॉयज जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता था। देखिए अभी हम लोग मेन इंपॉर्टेंट जो है उसमें वो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील। यहाँ पे आप देखो जमशेदपुर यहाँ पे है, सुवर्ण रेखा रिवर से पानी मिल रहा है इसको, झरिया से कोल फील्ड है यहाँ पे, यहाँ से कोयला आ जाता है इसके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे रिवर साउथ कोयल है। उसके बाद फिर हम लोगों को लाइमस्टोन यहाँ से मिल रहा है बिरमित्रापुर से। फिर आयरन ओर मिल रहा है इसको सुलाईपट से, पनपोस्ट से। इस एरिया में मुंबई के लिए हाईवे तो जा ही रहा है, तो यहाँ पे सॉरी रेलवे जा ही रहा है यहाँ पे, तो कोलकाता पोर्ट भी चला जाएगा, मुंबई पोर्ट भी चला जाएगा, इधर तो इसको जाना नहीं है। ठीक है, और कोयला यहाँ पे मिल ही रहा है इसको, तो इस प्रकार से इसके लिए सब कुछ यहाँ पे आस पड़ोस में ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से कोई इंडस्ट्री यहाँ पर बैठती है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का भी वही कहानी है, आप देख सकते
सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का तो कुछ है नहीं। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट में भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे आपका भद्रावती है जो कि स्टील प्लांट है इस एरिया में, बाबूधान हिल्स में। यहाँ से कोयला यानी कि लकड़ी मिल रहा था इसको बाबा हिल से, ठीक है, इस रीजन से। फिर यहाँ पर आयरन भी इसी जगह से मिल रहा था, यहाँ से आयरन मिल रहा था। ये रेलवे लाइन जाता है इसका, यहाँ से आयरन और कोयला सब कुछ मिल रहा था। और जो आपका शिव समुद्रा फॉल्स है या फिर जो कावेरी रिवर है, यहाँ से इसको पानी मिल रहा है। तुंगाभद्रा रिवर से यहाँ पे इसको पानी मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी जो इंडस्ट्री है वो लगता है, ठीक है। इसमें से वैसे भी मैंने बताया कि मेन कौन सा है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। फिर बात करें हम लोग अगर राउरकेला स्टील प्लांट का, तो राउरकेला स्टील प्लांट का भी सेम कहानी आप देखो यहाँ पे है बेस्ट आपका स्टील प्लांट ये वाला रीजन में, ठीक है। उसके बाद बिरमित्रापुर से आपको मिल रहा है लाइमस्टोन, ठीक है। बिरमित्रापुर आपका टिस्को में भी था। फिर आयरन और मिलेगा आपको किरीबुरू से, यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये रेलवे लाइन जा ही रहा है, नदी आपका रिवर कोयल जा ही रहा है, पानी वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से राउरकेला स्टील प्लांट भी हो गया। कोयला उसको झरिया से मिल जा रहा है, आयरन जो है वो सुंदरगढ़ और केंदुझार से मिल जा रहा है, शंख रिवर से पानी मिल जा रहा है, कोयला रिवर से उसको पानी मिल जा रहा है, ठीक है। फिर भिलाई स्टील प्लांट का अगर बात करें तो आपका भिलाई स्टील प्लांट में देखो, भिलाई में यहाँ पे स्टील प्लांट है, ये आपका ट्रांसपोर्ट का मिल गया, यहाँ से आपको पानी का मिल गया, यहाँ से आपको कोयला का मिल गया, क्या नाम है इसका, टंडला टैंक से, ठीक है, टंडुला टैंक से। फिर आयरन और के लिए आपको मिल जाएगा दिल्ली राजहारा हिल्स से, यहाँ पे आप देखो आयरन मिल जाएगा बालाघाट से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो डोलोमाइट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड ये स्टील प्लांट जो है वो काम कर रहा है, भिलाई स्टील प्लांट। दुर्गापुर में भी सेम उसी प्रकार से दुर्गापुर वाले में कहाँ चला गया दुर्गापुर, ये दुर्गापुर रहा। तो दुर्गापुर में यहाँ पे दुर्गापुर में बेस्ट है। इस रीजन में रानीगंज दुर्गापुर में आपको कोयला मिल जा रहा है, झरिया में कोयला मिल जा रहा है, दामोदर रिवर से पानी मिल जा रहा है। फिर बिरमित्रापुर से आपको लाइमस्टोन मिल जा रहा है, ठीक है। इस रीजन से आपको आयरन ओर मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको देख ही रहे हो कि ये रेलवे लाइन है ही, तो रेलवे का भी टेंशन नहीं, ट्रांसपोर्टिंग का भी टेंशन नहीं, रिवर तो है ही तो पानी का भी टेंशन नहीं। इसी प्रकार बोकारो स्टील प्लांट में भी सेम कहानी कि यहाँ देखो ये रिवर जा रहा है, ठीक है। बोकारो में यहाँ स्टील प्लांट है, झरिया से कोयला आ रहा है, दामोदर रिवर से पानी आ रहा है, दामोदर रिवर वैली से कोयला भी आ रहा है, और बिरमित्रापुर से आपको लाइमस्टोन भी मिल जा रहा है। तो ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, खास करके एक चीज़ आप इसमें कॉमन देखो कि बिरमित्रापुर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो बिरमित्रापुर के आसपास में ही इसका मतलब सारा बेस्ट है। ये देखो बिरमित्रापुर, फिर आप देखो ये देखो बिरमित्रापुर, है ना। तो बिरमित्रापुर के आसपास में ही सारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे इसमें देखो आप बिरमित्रापुर यहाँ पे, ठीक है, ये देखो बिरमित्रापुर। तो बिरमित्रापुर के आसपास में ही सारा एक तरह से स्टील प्लांट यहाँ पर बेस्ड है, खास करके छोटा नागपुर वाले एरिया में। साउथ इंडिया का अगर बात करें तो वाइजैक स्टील प्लांट जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फिर विजयनगर स्टील प्लांट होसापेटा में कर्नाटक में है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में स्टील प्लांट्स कुछ कुछ आप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो भारत एक तरह से ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर कॉटन काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत में जब कॉटन होता है तो हम लोग कॉटन का कपड़ा काफ़ी यूज़ करते हैं, हालांकि अब बहुत कम यूज़ करना शुरू कर दिए। कॉटन का कपड़ा स्पेशली हम लोग समर टाइम में यूज़ करते हैं, या फिर रेनी सीजन में, या फिर मार्च अप्रैल में। तो इसलिए कॉटन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो भारत में जैसे हम बताया कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद तीसरा बात ये है कि ब्रिटिश जब आए थे तो उन्होंने कॉटन का एक तरह से रॉ मटेरियल्स के लिए कॉटन को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करवाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में इंडस्ट्रीज शुरू हो गया, कॉटन मिल्स लगना शुरू हो गया। जैसे कि 1854 में पहला कॉटन मिल, मॉडर्न कॉटन मिल स्टैब्लिश किया गया मुंबई में, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो कॉटन मिल्स लगना शुरू हुआ। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया एक तरह से डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार जो है कॉटन मिल का धीरे धीरे एक तरह से शुरुआत किया गया। 1947 में भारत में जो है वो 423 मिल्स था जो कि कॉटन को एक तरह से कॉटन मिल्स के रूप में वो काम करते थे। हालांकि जब बंटवारा हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया में जब मिल्स का बंटवारा हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके पास गुड क्वालिटी कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ जो है वो पाकिस्तान में चला गया। भारत को एक तरह से लॉस हो गया बंटवारे से। ठीक है, अब भारत आज़ाद हो चुका था तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करना फिर से स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारत में दो तरह से देखा जाता है। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ये करती है, एक तरह से उसको देख रेख करती है, और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जिसमें मेनली खादी का या फिर हाउस होल्ड में लोग काम करते हैं, खादी का वहाँ पे काम होता है, पावर लूम्स का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इमेज तो आपको समझ आएगा। ये देखो पावर लूम में यहाँ पे काम हो रहा है, ये धागा है, यहाँ से कपड़ा बनेगा धीरे धीरे सीते हुए। ठीक है, हैंडलूम में काम हो रहा है, यहाँ लोग जो है वो अकेले बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब एक तरह से आपको मैंने फोटो दिखाया ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट रहे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट एक तरह से जिसमें हस्तक्षेप करती थी वो धीरे धीरे गिर के 6% हो गया 2000 में। यानी कि मेनली अब जो है वो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर में ही लोग काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही लोग कॉटन का एक तरह से उत्पादन करते हैं और उसको मिल में उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कॉटन एक प्योर रॉ मटेरियल है, यानी कि वो जो है वेट लूजिंग नहीं है, मतलब उसका वेट जो है वो लूज नहीं होता। जैसे कि शुगर केन या फिर कोयला जो है वो वेट लूजिंग है, उसमें जब बहुत सारा अगर रॉ मटेरियल्स आएगा, एक ट्रक भी आएगा तो वो छोटा वोटा हो करके या फिर उससे जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। शुगर केन अगर एक ट्रक भी आएगा तो उससे प्रोडक्शन बहुत कम होगा, लेकिन कॉटन जितना आएगा उतना प्रोडक्शन उसका हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पावर चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेबर चाहिए जो कि काम करे, पैसा चाहिए जो कि इंडस्ट्री सेटअप कर सके, और मार्केट चाहिए जिससे कि वो सामान अपना बेच सके। वो सब चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करता है, ये लोकेशन पे डिपेंड ये जो है रॉ मटेरियल के पास ये अब बेस्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेट लूजिंग नहीं है। स्टार्टिंग में ही हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब भारत में जो मिल्स है वो सदर्न इंडिया का अगर बात करें तो कोयम्बतूर, मदुरई, बेंगलोर में है। सेंट्रल इंडिया का बात करें तो नागपुर, इंदौर, सोलापुर में है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट इंडिया में मेनली है वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे, सोलापुर। ठीक है, औरंगाबाद, जलगांव, वर्धा, ये सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको कॉटन इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलता है। फिर कोलकाता वाला एरिया में भी कॉटन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि कोलकाता के पास पोर्ट है, वहाँ से सामान ज़्यादा अच्छे तरीके से शिप किया जा सकता है। उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बतूर यहाँ पर भी स्टार्ट किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है। ठीक है, तो इस प्रकार कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया गया और भारत के लगभग हर स्टेट में ये इंडस्ट्रीज़ बैठना शुरू हो गई। और यहाँ पर इसलिए ये चलने लगा क्योंकि यहाँ का जो लेबर था वो काफ़ी ज़्यादा लोकल लेबर थे और काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन होना अब फ़ायदेमंद काम था। ठीक है, अभी जो मेजर सेंटर है वो अहमदाबाद हो गया, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन। अभी यहाँ पर हम लोग देखें तो उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, सोलापुर, उज्जैन, इंदौर, सोलापुर, कोल्हापुर। ठीक है, सांगली, पुणे, ये सब मेजर सेंटर्स है। एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात वाला। फिर तमिलनाडु में भी काफ़ी है, जैसे कि कोयम्बतूर हो गया, चेन्नई हो गया, मदुरई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, थंजमवर, रामनाथपुरम, सलेम। ठीक है, इन सब एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है। यहाँ पर कॉटन मिल्स यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो वहाँ पे कानपुर एक सेंटर है और कानपुर एक बहुत बड़ा सेंटर है। ठीक है, फिर मोदी नगर, सहारनपुर, हाथरस, आगरा, ये सब भी वहाँ पे देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल में हुगली रीजन में, यानी कोलकाता में, सेरमपुर में, श्यामनगर में इम्पॉर्टेंट कॉटन मिल्स है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कॉटन मिल्स का क्या क्या प्रॉब्लम है और भारत कॉटन मिल्स का प्रोडक्शन में नंबर 1 क्यों नहीं है। ठीक है,
शुगर इंडस्ट्रीज, अगर कॉटन के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बात करें तो वो होगा शुगर बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि शुगर केन या फिर शुगर का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाना। ठीक है, मेनली जो बनता है वो है गुड़ या फिर आपका खंडसारी जिसको बोलते हैं, उन सब को, वो सब तो बनता ही है, साथ ही साथ चीनी बनता है। और भारत जो है वो दुनिया का लगभग 8% शुगर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ लगभग 4 लाख लोग काम करते हैं जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है उसमें, या तो वो शुगर का प्लांटेशन कर रहे हो या तो वो क्रॉपिंग कर रहे हो, मतलब वो किसान हो या फिर वहाँ पर ये इंडस्ट्री में काम करें। अब लोकेशन के बारे में बात करें, देखो शुगर केन एक वेट लूजिंग क्रॉप है, यानी कि उसका जो वेट है वो प्रोडक्ट निकलने के बाद बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाता है। इसका मतलब रॉ मटेरियल्स के पास ही मिल होगा, मतलब जहाँ पर वो खेत होगा उसके करीब में ही मिल्स होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए, इसको पहले एक तो पावर चाहिए कि वो अपना मशीन चला सके, फिर ट्रांसपोर्ट चाहिए जो कि मार्केट चाहिए। ठीक है, उसके बाद शुगर केन में जो शुगर केन जब आता है ना तो उसमें 9 से 12%, यानी कि शुगर केन जितना बड़ा है उसका 9 से 12% ही उसमें से शुगर निकलता है। ठीक है, और वो भी बहुत अगर बेहतरीन तरीके से शुगर निकालना है तो जैसे ही हार्वेस्ट हुआ, यानी कि जैसे ही कट गया उसके 24 घंटे के अंदर अगर शुगर को क्रश कर दिया जाए तो उससे जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर निकल सकता है शुगर केन से। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर बन रहा है और लगभग भारत का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 1/3 वहीं पे होता है, मतलब महाराष्ट्र में होता है। दूसरा नंबर में आता है अपना उत्तर प्रदेश, और इस एरिया में आपको देखने को मिलता है गंगा यमुना जो दोअब है, यानी कि ये वाला रीजन, और गंगा यमुना दोअब में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यानी कि ये वाला रीजन, इस रीजन में आपको शुगर केन मिल्स देखने को मिलता है। बिहार में आपको देखने को मिलता है शुगर केन मिल्स। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का और जगह का अगर नाम लें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, यहाँ आपको देखने को मिलता है। आपका तराई रीजन में, यानी कि जो नेपाल से सटा हुआ रीजन है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तमिलनाडु का अगर बात करें तो वहाँ पे आपको कोयम्बतूर, वेल्लूर, तिरुवन्नामलई, विल्लुपरानी, तिरुचिरल्लीपल्ली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बेलगावी में देखने को मिलता है। कर्नाटका में बेलगावी, बल्लारी, मंड्या, शिवमोगा, विजयपुरा यहाँ देखने को मिलता है। और दूसरा स्टेट का अगर बात करें तो पंजाब में भी है, बिहार में भी है, हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी शुगर केन इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलता है, खास करके उस एरिया में जहाँ पर शुगर ग्रो करता है। ठीक है, और जैसे शुगर वहाँ पे शुगर केन जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का, पेट्रोकेमिकल यानी कि पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एक तरह से, या जिसको आप वो कह सकते हैं कि ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, भारत में जो जैसे पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसे भारत जो है वहाँ पे यहाँ पे भारत में पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। अब पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता है, इससे बहुत चीज़ें निकलती है, जैसे कि अपना वैसलीन निकलता है, किरोसिन निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है। ठीक है, सारा चीज़ें इसी से निकलता है। तो भारत में अगर इस इंडस्ट्री को डिवाइड करना हो तो पॉलीमर्स में डिवाइड करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स में डिवाइड करेंगे, इलास्टोमर्स और सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट में इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलीमर, इलास्टोमर और सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अब अगर इसका इंडस्ट्री का बात करें तो मुंबई में इसका गढ़ है एक तरह से, और कुछ इसका जो पार्ट है वो जामनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में, हजीरा गुजरात में, औरैया उत्तर प्रदेश में, और वेस्ट बंगाल में नोगोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और वेस्ट बंगाल के हल्दिया में भी इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, भारत का जो इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको PSU बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट का उसमें काफ़ी स्टेक है। वो मेन एक तरह से वो फर्स्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और वो जो है वो देखता है कि पॉलीमर्स, केमिकल्स, फाइबर्स और फाइबर इंटरमीडिएट जो है वो बने। दूसरा है पेट्रोफिल कोऑपरेटिव, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि JV है इसमें दोनों का, यानी कि वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडियन गवर्नमेंट का इसमें योगदान है। ठीक है, तो ये सब भी वही देखता है कि किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, किस प्रकार इसका प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, बट मैं आपको बताऊँगा नहीं क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पॉलीमर्स क्या होता है, इलास्टोमर्स क्या होता है। ठीक है,
अब प्लास्टिक का तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पता ही है। तो ये प्लास्टिक वाला ही मेनली इंडस्ट्रीज़ है, जैसे डीजल वगैरह भी निकलता है, वैसलीन वगैरह भी निकलता है, ठीक है। और जो इसका प्लांट है वो मुंबई, बरौनी, मेट्टूर, पिंपरी यहाँ पे भी बेस्ड है। और ये सब जो प्लांट है वो मेनली प्लास्टिक मटेरियल्स बनाने के लिए बेस्ड है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल्स बनाने के लिए जो बेस्ड है, ये मेनली 75% में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यानी कि कुछ 50 करोड़ से कम का इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। ये सब रिसाइकल्ड प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि जब आप कुछ भी फेंक देते हो, जब आप डस्टबिन में फेंकते हो तो कोई आता है रैग पिकर्स, वो क्या करता है, वो प्लास्टिक को ले जाता है, जो आप प्लास्टिक यूज़ कर चुके हो, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह वो ले जाता है और ले जा करके अपना एक दुकान में वो बेच देता है। फिर वहाँ से जाता है उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो कि प्लास्टिक का कारोबार करता है, और फिर वहाँ से वो रिसाइकल होकर के फिर यूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका इंडस्ट्रीज़ है वो कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर में बेस्ड है। फिर सिंथेटिक फाइबर का बात करें तो सिंथेटिक फाइबर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, खास करके रोप में, मतलब कि उसको रस्सी बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ड्यूरेबिलिटी है, काफ़ी दिनों तक रहता है, इसको वॉश किया जा सकता है, इसके पास स्ट्रेंथ है, इसका कपड़ा भी बनता है, ठीक है। तो ये सब सिंथेटिक फाइबर का भी कुछ कुछ फ़ायदा एक तरह से कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। प्लास्टिक्स हालांकि हम लोगों से बहुत अब उसको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इन्वायरमेंट में ये क्षति पहुंचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कि हम लोग प्लास्टिक से कैसे निजात पाएँ, यानी कि प्लास्टिक से हम लोग कैसे अपने आप को अलग कर सकें, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। फिर बात करें अगर हम लोग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री का, मतलब कि नॉलेज जिसके पास है वो उसको यूज़ करके वहाँ पे पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़। भारत में बीपीओ जब आया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि अगर सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं, ये सब जब से आया है तो ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। यहाँ पे आईटी सेक्टर बूम हुआ है, यानी कि आप देखते हो कि बेंगलुरु वाले एरिया में कितना सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो आईटी सेक्टर बूम का ही एक तरह से नतीजा है। और सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, यहाँ तक कि हैदराबाद, पुणे, मुंबई, ये सब एरिया में भी काफ़ी कॉल सेंटर्स वगैरह खुल चुके हैं। यहाँ तक कि जो विदेशी कंपनियाँ हैं, खास करके अमेरिकन कंपनीज, वो अपना कॉल सेंटर इंडिया में खोल रहा है, ताकि यहाँ पे उन लोगों को खर्चा कम लगता है, ठीक है, उन लोग का जो कॉस्ट है वो कम होता है, और यहाँ पे लेबर्स भी काफ़ी, यानी कि यहाँ पर वर्कर्स भी उनको चीप कॉस्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आप जान ही रहे हो कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं वो लोग बहुत बहुत नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई जो है गूगल का हेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक तरह से सॉफ्टवेयर बूम देखने को हम लोगों को मिल रहा है। फिर बात करें अगर हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो भारत में हुआ, तो देखिए 1991 से जब ये स्टार्ट हुआ एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हम लोग एक तरह से नई ऊंचाइयों पर पहुंचना शुरू किए। इस पॉलिसी के साथ कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट की गई, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, जिसको कि लाइसेंस राज बोला जाता था, वो ख़त्म किया गया। फिर जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, उसको भारत में खुली छूट मिली कि आप आइए यहाँ पे निवेश कीजिए। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे एक तरह से छूट मिला कि आप आइए यहाँ पे भारत में इन्वेस्ट कीजिए। कैपिटल मार्केट में एक्सेस मिला कि यहाँ पर आप आकर के अपना इंडस्ट्रीज़ लगाइए। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का जो फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है कि आपको एक इतना करना होगा, फिर उसके बाद इतना करना होगा, फिर इतना करना होगा, उसको एबॉलिश किया गया। बोला गया कि आप एक ही बार में आकर के जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोग्राम को लिबरलाइज किया गया, खुला छोड़ दिया गया कि जो विदेशी कंपनियां हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आ सके। तो इस प्रकार से इस पॉलिसी को नाम दिया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी लागू करने के बाद भारत में सारी इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया गया, बस 6 को नहीं खोला गया, जो कि भारत का सिक्योरिटी, भारत का स्ट्रैटेजिक और भारत का इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी है, उसके लिए नहीं खोला गया। अभी तो भारत जो है इंडियन गवर्नमेंट ये की है 49% जो है सुरक्षित जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसमें 49% एफडीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया गया, यानी कि जो कंपनियाँ हैं वो भारत में आकर के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है।
और सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, मल्टीनेशनल्स जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी आके भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि इंडस्ट्रीज़ को खुली छूट दी गई कि आप आइए भारत में आकर के इन्वेस्ट कीजिए। लिबरलाइजेशन मतलब खुली छूट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि भारत का जो इकोनॉमी था उसको विदेश के इकोनॉमी के साथ, दुनिया के इकोनॉमी के साथ एक तरह से जोड़ा गया, इंटीग्रेट किया गया, ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। इस प्रोसेस के अंदर जो गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल है, लेबर है, रिसोर्स है, इसको एक देश से दूसरे देश में जाने आने में मदद मिली। भारत का जो युवक है वो अब विदेश में जाकर के काम कर सकता है, वहाँ से रिमिटेंसेस भारत में भेज सकता है। ठीक है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का अगर बात करें तो भारत में ये बताया गया कि जो फॉरेनर्स हैं वो आकर के भारत में प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्राइवेटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एलपीजी का काम किया गया। अब हम लोग जानेंगे भारत के कुछ कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में जो कि भारत के लिए इम्पॉर्टेंट काम करते हैं इकोनॉमी को चलाने में। तो ये इंडस्ट्रियल रीजन कुछ कुछ इस प्रकार है। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन, छोटा नागपुर रीजन, हुगली रीजन, उसके बाद गुजरात रीजन, फिर मुंबई पुणे रीजन, फिर विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और फिर बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो पुणे थाने से लेकर के मुंबई थाने और पुणे से लेकर के नासिक सोलापुर होते हुए ये इंडस्ट्रियल रीजन फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव डिस्ट्रिक्ट भी बेस्ड है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिला है। यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब से सुएज़ कैनाल खुला था 1869 में, तब से यहाँ मुंबई पोर्ट का ग्रोथ किया गया और मुंबई पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है भारत में। फिर यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। उसके बाद आपको मुंबई हाई भी देखने को मिलता है। ठीक है। पेट्रोलियम फील्ड जहाँ से पेट्रोल वगैरह निकलता है, रिफाइनरी वगैरह यूज़ होता है। ठीक है। फिर इंजीनियरिंग गुड्स देखने को मिलता है। उसका पेट्रोकेमिकल्स, लेदर, सिंथेटिक, प्लास्टिक गुड्स, ड्रग्स, फर्टाइजर, अलग अलग टाइप का यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है, आईटी सेक्टर है यहाँ पे। ठीक है। फिर अगर हुगली का बात करें तो हुगली आपका वेस्ट बंगाल में आ गया। वेस्ट बंगाल में ये हुगली रिवर के अगल बगल में बेस्ड है। ये रीजन आपका बंसबेरिया जो कि नॉर्थ में है, वहाँ से लेकर के बिरला नगर जो कि साउथ में है, लगभग 100 किलोमीटर का ये रीजन पड़ता है। यहाँ कोलकाता, हावड़ा भी इस रीजन का जो है वो न्यूक्लियस है, यानी कि इसी के आसपास में ये सब एरिया जो है वो यहाँ पर बेस्ड है। ये सब डिस्ट्रिक्ट या रीजन्स जो है वो यहाँ पर बेस्ड है। और मुख्य कौन है इसमें? कोलकाता और हावड़ा। ठीक है। हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर यहाँ पर काम करता है। जैसे कि हिस्टोरिकल में ब्रिटिशर्स आकर के इसको कंट्री का एक इमर्जिंग और लीडिंग सेंटर बना दिया गया, पोर्ट बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर का बात करें तो यहाँ पर रेलवे लाइन्स है, रूट्स है, यहाँ पे आपको टी प्लांटेशंस है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कोल फील्ड है, छोटा नागपुर पैटी में कोयला है, जमशेदपुर वाला एरिया में, दामोदर वैली में कोयला है। ठीक है। आयरन और इंडस्ट्रीज़ है। फिर बिहार, ईस्टर्न यूपी, उड़ीसा में भी इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है इसी के कारण, कोलकाता के कारण। ठीक है। फिर जूट इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, टेक्सटाइल मशीनरी है, पेपर इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कुछ कुछ एरिया का अगर बात करें तो कोलकाता हो गया, हावड़ा हो गया, हल्दिया हो गया, सेरमपुर हो गया, रिसरा, शिवपुर। तो इस प्रकार का कुछ कुछ एरिया भी यहाँ पर देखने को आपको मिलता है वेस्ट बंगाल का जो ये हुबली इंडस्ट्रियल रीजन है। उसके बाद बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन का बात करें, ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। और ये वाला जो 1960 तक ये वाला रीजन में बस बेंगलोर, सलेम और मदुरई था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया है। इस रीजन में आपको कोयल फील्ड आपको देखने को मिलेगा, कॉटन टेक्सटाइल देखने को मिलता है, कपड़ा का देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट, HAL जो है वो भारत का लीडिंग एयरक्राफ्ट मेकिंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे आपको HAL का देखने को मिलता है सेंटर, मशीन टूल देखने को मिलता है, टेलीफोन देखने को मिलता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने को मिलता है, सीमेंट, ग्लास, पेपर, केमिकल, सिगरेट, मैच बॉक्स, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, ये सब का भी इंडस्ट्री आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर गुजरात इंडस्ट्री का बात करें, इंडस्ट्रियल रीजन का अगर बात करें तो ये अहमदाबाद और वडोदरा तक ये सीमित है। यहाँ पे आपको वलसाड और सूरत भी देखने को मिलता है साउथ में, और जामनगर वेस्ट में, मतलब वेस्ट में जामनगर, अहमदाबाद, वडोदरा नॉर्थ में, वलसाड और सूरत साउथ में आपको देखने को मिलता है। इस रीजन में ये बेस्ट है। यहाँ पे आपको कॉटन टेक्सटाइल देखने को मिलेगा, रिफाइनरी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। फिर
रॉ मटेरियल्स, उसके बाद आपको डाइस, पेस्टिसाइड, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, ये सब देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का अगर बात करें तो यहाँ पे जो अंकलेश्वर है, वडोदरा है और जामनगर है, यहाँ पे आपको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलता है। फिर जो पोर्ट है कांडला में, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे महसूस कराता है गुजरात रीजन में। देखो यहाँ पे कांडला वाला ये पोर्ट, यहाँ पे गुजरात रीजन, ये मुंबई रीजन, ये छोटा नागपुर, ये हुगली रीजन जिसका मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको आयरन टेक्सटाइल वगैरह मिल जाता है। फिर हम लोग बात किए कि बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, ठीक है, चेन्नई का पोर्ट यहाँ पे। उस प्रकार से फिर कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन बचा और छोटा नागपुर प्लेट्यू बचा। तो अगर हम लोग विशाखापट्टनम और गुंटूर रीजन का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से लेकर के कर्नूल प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, जो कि साउथ इंडिया में इस रीजन के साउथ में पड़ता है, वहाँ तक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पोर्ट है जहाँ से शिप होता है। फिर कोलफील्ड आपको देखने को मिलता है गोदावरी बेसिन में, ठीक है, कोलफील्ड वहाँ पे दिखेगा। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री देखने को मिलता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी देखने को मिलता है, शुगर, टेक्सटाइल, जूट, पेपर, ये सब भी आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। फिर अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू का बात करें तो ये झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का वेस्टर्न पार्ट में आपको सीमित देखने को मिलता है। ये देखो वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, नदन उड़ीसा आपको देखने को मिलता है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पर आयरन ओर का इंडस्ट्री है, टिस्को कोल फील्ड है। यहाँ पे दामोदर वैली में आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलता है। फिर यहाँ पर आपको बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, ये सब एरिया में कोयला देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टील प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ठीक है, खासकर। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, पेपर के लिए इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर। और यहाँ का जो कुछ मेन एरिया जैसे कि रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, राउरकेला और डालमिया नगर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर माना जाता है। फिर गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रीजन का बात करें तो ये दिल्ली वाला रीजन में पड़ता है, एनसीआर वाले रीजन में। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल गुड्स इस रीजन में मेजर इंडस्ट्रीज़ के रूप में काम करता है। यहाँ पे ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, साइकिल का, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का, केमिकल का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है यहाँ पर। और कुछ अगर इसका सेंटर्स का बात करें तो गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अम्बाला, आगरा और मथुरा भी यहाँ पे इस रीजन में पड़ता है। फिर आखिर में जो है वो कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन है। ये यहाँ पर है कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन। कहाँ गया? ये रहा, ये आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। और कुछ पार्ट आपका तमिलनाडु में भी पड़ता है। तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको तिरुवनंतपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, कोल्लम, अलवाई, एर्नाकुलम और अलापुझा डिस्ट्रिक्ट इस रीजन में बेस्ड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, हाइड्रो पावर जो कि इस रीजन में बेस के रूप में काम करता है। यहाँ पे आपको कॉटन टेक्सटाइल भी देखने को मिलता है, शुगर इंडस्ट्री भी देखने को मिलता है, मैच बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिलता है, रबर प्लांटेशन देखने को मिलता है, ग्लास, केमिकल, फर्टिलाइजर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। और सेंटर का अगर बात करें तो कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलापुझा, कोच्चि, अलापुझा और पुन्नालूर, ये वाला रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब पांचवा क्वेश्चन आपका ये है कि आईटी सेक्टर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, उसका जो भी कंपोनेंट्स था वो हमने कवर करने का कोशिश किया है इस वीडियो में। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है या बताना है तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।